हमारे साथ मार्केट महारथी में आज के मेहमान हैं संदीप टंडन। बहुत ही खास एक्टिव फंड मैनेजमेंट के फॉलोअर रहे हैं और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उनके फंड की रही है। इनफैक्ट फ्लोज के में भी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ फोलियोज के एडिशन में टॉप पे उस समय उनका फंड है। कई लाख पोर्टफोलियो, 52,000 करोड़ का इक्विटी AUM और कई लाख पोर्टफोलियोज हो चुके हैं। संदीप, बहुत बहुत खुशी हो रही है मैं आपसे बात करके, क्योंकि आपको तो मालूम है कि हम बड़े इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स पूरे देश में उनसे बात करते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं और आपके फंड का नाम मैंने आपको पहले ही बताया है, लोग बहुत अच्छे लाइट में लेते हैं। तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा इस बात पे। धन्यवाद। राइट। संदीप, मैं सबसे पहले आपसे इस बारे में बात करना चाहूंगा, मार्केट बिहेवियर, आपका व्यू और आप क्या कर रहे हैं वो तो हम बात करेंगे। मार्केट बिहेवियर की बात करें, 18,000 करोड़ की SIP हो चुकी है महीने की, और लोग अभी भी ये व्यू लेके चल रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर टॉप पे आता है, बॉटम पे बेचता है। जब आपने हमें पहले ऑफलाइन ये बात बताई कि साहब इस बार ऐसा नहीं है, बहुत स्मार्ट भी हो गया है रिटेल इन्वेस्टर, सिर्फ बड़ा ही नहीं हो रहा है साइज में, ये जनरेशन स्मार्ट इन्वेस्टर्स की होती जा रही है क्योंकि फॉल में पैसा आपके पास ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने ऐसे ही ट्वीट किया उसके बारे में, मुझे 20,000 लोगों ने उस पर मेरे से बातचीत शुरू कर दी। ये कितनी चेंज है इस नई जनरेशन में, इसके बारे में बताएं, क्योंकि आप इसी नई जनरेशन इन्वेस्टर्स के से कनेक्ट करते हैं, उनका पैसा मैनेज कर रहे हैं। देखिए कि देखिए आपको एक हमको सबको समझना चाहिए कि कि गलती करके ही आदमी सीखता है। अगर बात करें कि 30 साल में हमने भी बहुत सारी गलती करी है। गलती करने के बाद आज हम ये सिचुएशन में हैं, एक्सपीरियंस है, उस पर्सपेक्टिव को समझते हैं। तो अब गलतियां होती हैं, लेकिन अब गलतियां कम होती हैं। ओके। उसी तरह अगर हम रिटेल इन्वेस्टर का बात करें कि ऐसे कुछ साल पहले हम बात करते थे कि ये बात सही है कि रिटेल हमेशा टॉप के ऊपर आता था, एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा होता है और बॉटम में वो कैपिचुलेट हो जाता है। बट लास्ट 20-30 साल से रिटेल इन्वेस्टर का अगर म्यूचुअल फंड में व्यवहार देखें तो उनका एक्सपीरियंस जो भी हो, उन्होंने उन्होंने भी काफी चीजें सीखी हैं। तो मेरे को लगता है कि इस बार वो रिटेल इन्वेस्टर काफी मैच्योर हो चुका है, अपनी गलतियां को बहुत कुछ समझा है, इसलिए मैच्योरिटी ज्यादा अच्छी है। और एक तरह से स्टेबिलिटी भी है उनके थॉट प्रोसेस में। पहले जितना रिटेल इन्वेस्टर में फ्लो को लेके वॉलेटिलिटी रहती थी कि एक्साइटमेंट हुआ तो बहुत फ्लो आता था, बाजार खराब हो जाता तो सब लोग रिडीम कर लेते थे या फिर फ्रेश डिप्लॉयमेंट नहीं करते थे। जब अपॉर्चुनिटी होती थी डिप्लॉयमेंट करने की तो हम लोग म्यूचुअल फंड बोलते थे कि पैसा रेस करने में दिक्कत होती है जब अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है। लेकिन आज वो सिनेरियो बदल गया है। अब जैसे आप कल का एग्जाम्पल देखें, लास्ट 2 दिन से बाजार खराब हुआ, तो हम अपने म्यूचुअल फंड की बात करें तो हमको लास्ट 2 दिन के अंदर एवरेज से दुगना पैसा आया। ओके। तो वो एक क्लियर इंडिकेशन दिखता है कि आप रिटेल की मैच्योरिटी देखो, जब उसको बाजार घटता हुआ है तो उसका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, और बाजार बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाता है तो उसका फ्लो कम हो जाता है। ओके। अगर हम SIP को 2 मिनट साइड में रख दें और लमसम की बात करें, तो जो लमसम का अमाउंट्स होते हैं एग्जैक्टली पीक पे हमने अपने एंड पे देखा। जैसे हमारे यहाँ अगर हम रिटेल बेस की बात करें तो हमारा एक बहुत बड़ा रिटेल बेस है, 54 लाख फोलियोस है मेरे पास। तो 54 लाख इन्वेस्टर्स के अगर फोलियो है तो एक काफी बड़ा रिटेल बेस होता है, और वो रेट एक अच्छा सैंपल है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कि हम लोग एक पर्सपेक्टिव अच्छा मिलता है क्या रिटेल का पार्टिसिपेशन कैसा है। तो उनकी सोच काफी मेच्योरिटी आई है और एक पेशेंस इन्वेस्टर की तरह इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे हम लोग बात करते थे कि पहले पेशेंस नहीं हुआ करता था, बहुत जल्दी एक्साइटमेंट, बहुत जल्दी कैपिचुलेशन। आई थिंक वो साइकिल निकल चुकी है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हर बुल मार्केट में एक लीडर होता है। ओके। तो इस बुल मार्केट जो 2020 में जो रैली स्टार्ट हुई है, इस बुल मार्केट का जो लीडर है, वो जो ड्राइविंग सीट पे एक रिटेल इन्वेस्टर बैठा है। उन्होंने कोविड के टाइम पे कुछ काम नहीं था, घर में टाइम बहुत था, लोगों ने मार्केट्स को समझा, अपने पोर्टफोलियो को ऊपर काफी एनालिसिस किया और उसको पार्टिसिपेट किया। खर्चे भी नहीं थे घर बैठ के, तो उस चीज को वो पैसा मार्केट में आया। और अर्ली स्टेज पे जहां बड़े बड़े लोग, अगर आप इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करें, अल्ट्रा HNI या फैमिली ऑफिस, उस तरह के लोगों में काफी हद तक कन्विक्शन नहीं था पोस्ट कोविड। वो लोग, जितना ज्यादा आदमी बड़ा था उतना आदमी डरा हुआ था। ओके। तो वो फेस में रिटेल ने पार्टिसिपेट किया। उनका अगर आप देखिए मार्क टू मार्क प्रॉफिट उनका बहुत अच्छा आया। तो एक ये मार्क टू मार्क प्रॉफिट जो वेल्थ इफेक्ट जिसको मैं बोलता हूँ, एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट होता है। जब आपकी वेल्थ बिल्ड हो जाती है तो आपको रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है, और वो तरह का मैच्योरिटी मैंने देखा है रिटेल इन्वेस्टर में। उनको M2M प्रॉफिट अच्छा आया
और वो इसलिए अब एक ट्रेंड बन गया है कंटिन्यूस बेसिस पे। आप देखिए एसआईपी पोस्ट कोविड क्या बड़ा चेंज आया है। कंटिन्यूसली एसआईपी अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर मंथ ऑन मंथ की बात नहीं करें तो कम से कम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो एक विजिबिलिटी क्लैरिटी के साथ दिखती है कि एसआईपी बढ़ रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे रिटेल निवेशक हैं उनमें बहुत ठहराव सा भी आया है, मैच्योरिटी आई है, तो वो लोग समझने लगे हैं बाजार के उतार चढ़ाव को, उतना घबराते नहीं है जैसा पैसा। इसलिए मैं बोलता हूँ मैच्योर इन्वेस्टर हो गया और ये डिकेड रिटेल इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि हम लोग इंडिया में बहुत बुलिश हैं। क्योंकि इस तरह के मैंने अपने 30 साल के करियर में कभी भी इतना अच्छा मैक्रो नहीं देखा है कि एब्सोल्यूट बेसिस पे मैक्रो बहुत अच्छा है, रिलेटिव बेसिस पे देखें अगर दुनिया के कंपैरेटिव देखें तो और भी अच्छा है। तो इस तरह के माहौल को कैपिटलाइज करना चाहिए। जैसे आज की तारीख में अजय जी अगर हम बात करें तो लोग बहुत डरे हुए हैं, ओके, और जब तक ये डर है तब तक बाजार अच्छा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फियर है बाजार में, जरा सा बाजार घटता है इतनी घबराहट आ जाती है लोगों के मन में। और रिटेल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाजार की ओवरऑल रिव्यू की बात कर रहा हूँ। तो जिस तरह का घबराहट आती है उसको देखते हुए तो बहुत समझ में आता है कि ये मार्केट के बुलरन के बहुत अभी भी बड़ी रैली बाकी है। जितना घबराहट रहेगा तब तक ये माहौल अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। शानदार बात बोली आपने। और मैं आपको बताऊं कि मैं आपके व्यूज़ को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए क्योंकि आप दोनों साइड में रह चुके हैं, बाय साइड सेल साइड। आप 360 डिग्री अप्रोच लेके बाजार में एक्ट करते हैं। किसी दिन मैं आपसे एक स्पेशल शो आधे घंटे का सिर्फ मैक्रोज पे करूंगा, क्यों आपको 10 साल की अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन वो किसी और समय के लिए। मैं एक बात जानना चाहूँगा कि अभी हम बाजार कौन से फेज़ में हैं संदीप। कुछ लोग कह रहे हैं कि, कुछ लोग का मानना है कि बाजार चल गया है, पी एक्सपेंशन हो गया है, अर्निंग एक्सपेंशन अब आगे बाजार देखेगा, उसके बाद पकड़ेगा। पूरी साइकिल में से में हम कहाँ पे हैं? अर्ली बुल रन में, मैच्योर बुल रन में, या लेट साइड पे? देखिए अगर हम बुल रन की ही बात करें, देखिए बुल रन में भी हम दो तरह के फेसेस को डाइसेक्ट करते हैं। एक होता है अर्ली स्टेजेस का बुल रन, ओके, दूसरा होता है कि एक बुल रन तो है, अगर हम लार्जर थीसिस में बात करें हम बुल रन है, लेकिन विद इन द बुल रन में एक डिफाइन करता हूँ कि इजी फेज बुल रन का खत्म हो गया है, कि आप कुछ भी ले लो कल वो पैसा बन जाता था, ओके, इन जनरल, ओके, आई एम नॉट सेइंग अभी भी कुछ सेक्टर को स्टॉक्स में वो अभी भी हो रहा है और वो होता रहेगा, जब तक बुल रन है तब तक वो रहेगा। लेकिन एक ब्रॉडली जो होता है ना, एक बहुत इजी फेज था। जैसे अगर हम बात करें 2003 में जब बुल रन स्टार्ट हुआ था, जून 2003 में, तो वो बुल रन जो इजी फेज था मिड और स्मॉल का, वो 2005 में ही पीक आउट हुआ था। बट उसके बाद भी बुल रन चला और जनवरी 2008 में अपना निफ्टी का पीक आउट हुआ। अगर इसी तरह अगर हम बात करें 2009 के बाद जो बुल रन स्टार्ट हुआ, अप्रैल 2009 से, ओके, और पर्टिकुलरली अगस्त 2012 के बाद एक डिसाइसिव बुल रन था, वो 2015 में एक इजी फेज था, वो खत्म हुआ। उसके बाद भी हम देखें जनवरी 2018 तक वो 3 साल और बुल रन गया। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 2005 में भी बुल रन इजी फेज खत्म हुआ, फिर भी 3 साल चला। उसी तरह से अगर 2015 की बात करते, वो इजी फेज खत्म हुआ, 2018 तक बुल रन चला। तो अभी हम बोलते हैं कि इजी फेज खत्म हो चुका है, बट हम अभी भी बुल रन में हैं। डिफिकल्ट फेज है बुल रन के, लेकिन बुल रन है। तो अगर हम इस चीज को समझेंगे तो बुल रन अगर डिफिकल्ट फेज है तो आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, आपको सेक्टर रोटेशन लगेगा, आपको स्टॉक रोटेशन लगेगा, ओके, आपको कंटिन्यूसली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना। इसलिए हम लोग एक डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं कि भाई डिफिकल्ट फेज में डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम करेगा, बजाय स्टैटिक स्टाइल की हमने बाय और होल्ड करके 5 साल का व्यू ले लिया, 10 साल का व्यू ले लिया। वो फेज खत्म हो चुका है। तो शुरू में आप 5 साल 3 साल का व्यू ले लेते हो, जिसने 2020 में एक बड़ा कॉल ले लिया, वो फेज 2021 में अगर हम बोले तो बहुत हद तक प्ले आउट हुआ। तो अगर हम उसको अपने को अलग अलग तरीके से देखने का है, और ये मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बोलता हूँ कि कोई भी यूफोरिया बाजार में ऐसा नहीं हुआ है जिसको लेके हमें बहुत डरना चाहिए कि एक बाजार का पीक आउट हो गया है और अब यहाँ से हमें कुछ पार्टिसिपेट नहीं करना है। मैं डिसाइसिवली बोलता हूँ कि बुल रन है, हम इसको पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसे मैंने बोला है कि अगर इंडिया का मैक्रो अपने यूनिक फेवर में है, उस अपॉर्चुनिटी को हम कैपिटलाइज करेंगे। संदीप, बात करते हैं कुछ हिस्सों की। इस बाजार के फेज में सबसे ज़्यादा गजब के मूव हमें पीएसयूज में देखे। अंडर ओन्ड थे, डीपली अंडर वैल्यूड थे, और लोग रिजेक्शन टाइप के मोड में थे इनके लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने जो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करने की एक तरह से जादू की छड़ी चलाई, सबके नंबर्स इंप्रूव हुए, वैल्यूशन इंप्रूव हुए और एफिशिएंसीज भी दिख रही हैं।
इस हिस्से में आपको लगता है कि एनर्जी एक ऐसा स्पेस है जो पार्टिसिपेट उतनी तरीके से नहीं किया, रेलवे कर गया, पीएसयू बैंक भी कुछ हद तक किए, डिफेंस कर गया, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्योंकि आपके फंड्स दिखा रहे हैं कि वहाँ आपका एक्शन है। देखिए, हमारा अगर सबसे आज की तारीख में अजय जी अगर आप देखें तो हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट, मतलब पूरे हमारे सारी स्कीम्स पर अगर मैं एक म्यूचुअल फंड का वेटेज देखूं तो सबसे बड़ा ओवरवेट आज की तारीख में हमारा एनर्जी है। ओके, उसमें हमारा प्राइवेट सेक्टर की भी एनर्जी कंपनीज भी हैं और पब्लिक सेक्टर की भी। ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर का वेटेज ज्यादा होता है ओवरऑल इंडेक्स में, क्योंकि गवर्नमेंट की ये कंपनी, यूटिलिटीज कंपनी ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो नए लोगों के लिए इतना आसान नहीं है उस सेगमेंट में। तो हम तो बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं इस स्पेस के अंदर और मैं आपसे इस बात से सहमत करूं, कहना चाहूंगा कि यस, कि अभी भी इस स्पेस में बड़ा कुछ नहीं हुआ है, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बाकी है। देखिए, आप एक चीज और, मैं आप बिहेवियर बेसिस पे बात कर रहे थे तो मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, मेरे दिमाग में आती है कि देखिए बाजार में हम लोग देखें पीएसयू बैंक का, अगर आप एक 90% फंड मैनेजर का सर्वे करेंगे ना, अल्ट्रा एचएनआई फैमिली ऑफिस को, किसी को भी पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स नहीं लेने हैं। ओके, एक माइंडसेट है और आज से नहीं सालों से है कि इसमें पैसा नहीं बनता है, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी होती है। तो एक एक फीलिंग है कि ये चीज तो बिल्कुल नो है अपने पोर्टफोलियो में। और अभी क्या हुआ है लास्ट एक साल के अंदर, पब्लिक सेक्टर चले, और हमने 2023 के बिगनिंग में भी बोला था कि ये साल 2023 अंडर ओनरशिप का रहेगा, जो मोस्ट हेटेड स्टॉक कैटेगरी में है, डिसबिलीव कैट सेगमेंट में, उन सब में अच्छा पैसा बनेगा और जो एडमायर सेक्टर में वो नहीं चलेगा। अब वो चीजें चल गई हैं, लेकिन काफी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया उसके अंदर, क्योंकि सबको एक अंडर परफॉर्मेंस का डर रहता है कि अगर ये चलती रही और हमने पार्टिसिपेट नहीं किया तो हम अंडर परफॉर्म करेंगे। तो आप लोग, मनी मैनेजर्स या फंड मैनेजर या पीएमएस या म्यूचुअल फंड, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर आपका कन्विक्शन नहीं होता है तो आपका जल्दी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। और कोई भी फॉल होता है तो पहले आप इस सब में प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो कि इसमें आपका कन्विक्शन तो था ही नहीं। आपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, अंडर परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए वो शेयर्स लिए। तो बाय डिफॉल्ट प्रेशर सबसे, आप देखिए इन स्टॉक का बीटा भी थोड़ा ज्यादा होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में इमीडिएटली सेलिंग आ जाती है, कोई भी क्राइसिस आता है तो। अब यही बैकग्राउंड बहुत अच्छा है कि हर बार कुछ ना कुछ कारण से लोग अंडर ओनरशिप जो मेंटेन हो पाती है, क्योंकि लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए पार्टिसिपेट किया, तो कोई डिसाइसिवली ओवर ओनरशिप अभी तक आई नहीं है। यस, जो ग्रॉसली अंडर ओनरशिप थी वो कम हुई है, बट डिसाइसिवली ओवर ओनरशिप आई नहीं। जब तक वो डिसाइसिवली ओवर ओनरशिप आएगी नहीं, तब तक पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत स्ट्रेंथ है। और वैल्यूएशन वाइज देखें तो अभी भी कौड़ियों के भाव मिलते हैं। वही प्राइवेट सेक्टर का अगर हम कंपेयर करें तो वैल्यूएशन तो बहुत अट्रैक्टिव है। अगर हम इसको और डेटा पॉइंट्स देखें, जैसे हम लोग देखते हैं बाकी डेटा पॉइंट्स में कि रिस्क एपेटाइट इस सेक्टर का कैसा है, लिक्विडिटी कैसी है, तो लिक्विडिटी डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। रिस्क एपेटाइट जिसको सेंटीमेंट्स के हम लिंक करें वो भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें या पब्लिक सेक्टर शेयर्स की बात करें या पब्लिक सेक्टर मेटल्स या पब्लिक सेक्टर इन जनरल की बात करें, तो आई थिंक मेरे को अभी भी लगता है कि ये स्पेस में काफी जगह बाकी है। बहुत ही शानदार। इसमें क्विक फॉलोअप मैं ले लूंगा, स्मॉलर बैंक्स वर्सेस लार्जर बैंक्स। मैं पीएसयू या प्राइवेट से नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं छोटे प्राइवेट बैंक्स भी नंबर अच्छे दे रहे हैं, उनकी कमेंट्री में बहुत कॉन्फिडेंस है, और छोटे पीएसयू बैंक्स में भी वही दिख रहा है। बहुत ही छोटे रीजनल बैंक्स की बात कर रहा हूं जिनके नाम उनके रीजन या स्टेट्स में हैं। जबकि लार्ज बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पीएसयू, बहुत फूक फूक के कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं, स्टॉक्स में भी कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पे भी आपका व्यू टिल्ट इस तरफ होगा? नहीं, हमारा व्यू लास्ट 3 साल से इसी स्पेस की तरफ टिल्टेड है। मैं आपको वजह बोलता हूँ कि पहले क्या था, एनपीएस के रिलेटेड इश्यूज थे, कॉर्पोरेट सेक्टर में गवर्नेंस के रिलेटेड बहुत इश्यूज थे। अगर आप डेट इक्विटी रेशियो देखें तो बहुत स्क्यूड था, लोग पैसा वापस नहीं करते थे। ओके, फिर आपने देखिए कि एनपीए की एक साइकिल आई रघुराम राजन के टाइम पे, बैंक्स को फोर्सफुली उन सबको राइट ऑफ करना पड़ा, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा डैमेज उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। ओके, आज वही चीज रिवर्स हो गई है। ओके, एनपीएस तो खत्म होते चले जा रहे हैं, रादर राइट बैक्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, और ये इसका आप मोमेंटम और देखेंगे। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइंस आई, जिस तरह के एनसीएलटी से रिलेटेड चीजें आई, तो अगर हम देखेंगे कि जो आपका जो बहुत रूल्स रेगुलेशन अब बहुत टाइट हो गए हैं। ओके, आपकी पर्सनल गारंटी को एनकैश कर लिया जाता है, जो पहले नहीं हो पाता था। उस तरह के जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए हैं या गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, आरबीआई की भी कुछ गाइडलाइंस आई, ओके, वो बैकग्राउंड बहुत कंस्ट्रक्टिव हो गया छोटे बैंक्स के लिए जो वीक थे, जहां पे ये सब इश्यूज थे। वहां पे भी अगर आप देखें
बहुत सारे बैंक में, कोई स्पेसिफिक बैंक का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे बैंक्स में अच्छे मैनेजमेंट आए, आपने देखिए मैनेजमेंट चेंजेस हुए, तो वहां पे एफिशिएंसी बढ़ी, जो कंसर्न्स थे वो खत्म हुए, तो बाय डिफॉल्ट उनका वैल्यूएशन मल्टीपल, चाहे वो आप पी के फॉर्म में देखें, चाहे प्राइस टू बुक के फॉर्म में देखें, वो तो एक्सपैंड होना था, वो हो रहा है। ओके, तो इन सब के जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, अगर आरओ के नंबर्स देखें, वो सब ग्रेजुअली हर पैरामीटर पे बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक और कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऐसे हैं, छोटे बैंक है जहां पे ये सब चैलेंजेस रहे, अभी वो खत्म हो रहे हैं, तो फिर डेल्टा वहां ज्यादा बनता। हमारी पूरी थीसिस इसी पे थी कि हम मोस्ट एडमायर टेरिटरी के बैंक्स लें, ओवर ओनरशिप वाले बैंक्स लें, भले ही उनका साइज बड़ा है। ओके, या वो अपॉर्चुनिटी देखें जो बैंक्स अंडर ओन थे, बीटन डाउन थे, नेग्लेक्टेड टेरिटरी में थे, जहां अपॉर्चुनिटी बड़ी हो सकती थी, तो हमने उसको प्ले किया और हमको उसका बेनिफिट भी मिला। और मैं अभी भी इस थीसिस को बिलीव करता हूँ कि वो थीसिस अभी तक खत्म नहीं हुई है, उस थीसिस की एक्चुअली में शुरुआत हुई है। एक और थीसिस के बारे में बात करते हैं, कंजम्पशन। हमारे जिसे बोलते हैं कि गांव देहात, प्योर रूरल, वहाँ पे कुछ वीक अर्निंग्स आ रही हैं, वहाँ के लोगों के हाथ में पैसे पे दिक्कत आई बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ गया था और खर्चा कम कर रहे हैं, तो कंज्यूमर स्टॉक्स में एफएमसीजी की वॉल्यूम ग्रोथ पे फर्क पड़ा। लेकिन वही नहीं, छोटे शहर टीयर 2 टीयर 3 में QSR, बर्गर किंग, वेस्ट लाइफ, मैकडोनल्ड्स, इस तरह की, सफायर फूड्स, KFC, वहाँ भी वॉल्यूम ग्रोथ पे इम्पैक्ट आया। कुछ कंज्यूमर बड़े ब्रांड्स भी यही बात बोलते रहे। ये 2 साल 2.5 साल से चल रहा है। मुझे बहुत इस बात पे आश्चर्य हुआ है कि आप ऐसे टाइम पे एक कंजम्पशन फंड लॉन्च कर रहे हैं। कंजम्पशन पे आपका क्या थ्योरी है? आपको क्या लगता है किस तरह की कंपनियों में आप इन्वेस्ट करेंगे? लगता है कि ये चीज़ अब टाइड बदल रही है किस तरीके से और वैल्यूएशन भी ठीक है? अजय जी, आप जितना हम लोग को समझते हैं कि उसके हिसाब से तो आपको समझ में आना आता है कि हम कोई साइकिल को जरूर कैपिटलाइज करते हैं। जितने भी हमने एनएफओ लास्ट 1 साल के अंदर या 9 महीने के अंदर लॉन्च किए, वो सब हमने उसको टाइमिंग करके किया है कि हमने टेक की साइकिल देखी, सितंबर में बॉटम आउट हो रही है तो वो किया, फरवरी मार्च में मैंने भी अपना फार्मा फंड लॉन्च किया, तो उसी तरह से हमको कंजम्पशन की साइकिल का एक बॉटमिंग दिखता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझ चाहिए कि जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ कोविड का, और उसके बाद इमीडिएटली तो किसको समझ में नहीं आया, लेकिन अगर हम 2 साल की बात करें तो कोविड का सबसे बड़ा चैलेंजेस कहाँ आया कि आपका लॉजिस्टिक इंडस्ट्री पे सबसे बड़ा आया आपको। तो जो जो तरह का इन्फ्लेशन ग्लोबली आया, वो डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन नहीं था, सप्लाई कंसर्ड इन्फ्लेशन था। जब सप्लाई कंसर्ड इन्फ्लेशन आया, तो वो जैसी सप्लाई का भी सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, तो ग्लोबली इन्फ्लेशन भी सेटल हो रहा है। ओके, अगर हम थोड़ी देर के लिए फूड इन्फ्लेशन को बात नहीं करते हैं, खाली अदर चीजों पे बात करते हैं, फूड इन्फ्लेशन भी कम होना स्टार्ट हुआ, बट मैं फूड इन्फ्लेशन को लेके थोड़ा ग्लोबली अभी भी बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ कि वो फेस अभी खत्म नहीं हुआ है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो वो जो चैलेंजेस थे लॉजिस्टिक रिलेटेड, वो चीजें सेटल हो रही हैं, तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा कूल ऑफ होना स्टार्ट हो रहा है, ग्लोबली भी हो रहा है, उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। तो 2-2.5 साल के ये जो करेक्शन हुआ आपका पूरा डिमांड्स के आसपास से, आई थिंक वो स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे तो रूरल इकोनॉमी रिवाइवल फेस पे दिखती है। तो रूरल इकोनॉमी अगर रिवाइवल फेस में है, तो कंजम्पशन थीम वापस आएगी और ग्रेजुअली पिकअप होना स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ये फेस्टिवल सीजन को, अगर हम भले ही थोड़ा लेट था, अगर हम उसको एनालाइज करें, तो आपको एक पर्सपेक्टिव को कुछ आंसर जरूर मिलेंगे कि समथिंग हैज चेंज। और वो उसका चेंज बहुत ड्रामेटिक नहीं है, इसलिए लोग अभी तक लोग उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, बट हमेशा चेंजेस ग्रेजुअली, जो बेबी स्टेप्स होते हैं, वो हमको दिखते हैं साइकिल के। तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, अपसाइड ओपन है। अगर जरा सा अर्निंग्स मोमेंटम आएगा, तो ये सेक्टर वापस री रेट होगा। बट इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि कंजम्पशन स्पेस में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मोस्ट एडमायर टेरिटरी में ट्रेड करते हैं, उनका वैल्यूएशन मल्टीपल अभी तक उतना श्रिंक नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। तो वहां पे हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी ये भी बड़ी हो सकती है। कुछ ये कंजम्पशन इतनी बड़ी बास्केट है, कुछ एडवाइस, कुछ ये बताइए कि आप क्या ज्वेलरी साइड पे जाएंगे, या आप कुछ कैटेगरी वाइज या थीम्स बता दीजिए कि आप कहाँ पे आपको दिख रहा है कि उतने एडमायर्ड नहीं है बल्कि इग्नोर्ड हो गए हैं। देखिए, पोस्ट कोविड अगर आप देखें तो प्रीमियम सेगमेंट या प्रीमियमेशन की जिसको हम लोग बात करते हैं मार्केट में, वो एक थीसिस तो प्ले आउट हुई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब रियल डिमांड, जो मासिस की डिमांड है, उधर पिकअप होगा, तो आपको स्टेबल में भी वो डिमांड देखने को मिलेगा और QSR कंपनीज में आपको ये सब एक्टिविटीज बिल्डअप होती दिखेंगी। तो ओवरऑल अपने को क्या देखने का है अजय जी, कि ये कहाँ पे हमारा वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है, कहाँ पे बहुत बड़ा अर्निंग्स मल्टीपल का एक्सपेंशन की जगह हो सकती है, ये बैकग्राउंड में उस तरह की कंपनी को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं।
इतना आसान नहीं है कि सब कुछ, जैसे मैंने बोला कि सारी चीजें अभी तक उतनी उस तरह से करेक्ट नहीं हुई है जितना होना चाहिए, तो बिकॉज हम बुल रन में है, तो बुल रन में कोई भी चीज का अगर कोई डिटोरेशन होता है, अगर कोई एडमायर ट्रेड, तो भी ये ग्रेजुअल होता है, बट जहां हो गया उस सब कंपनीज को हमें देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संदीप। आप अपने डीप इंसाइट्स लेके आते हैं और जैसा कि प्रॉमिस रहा, एक दिन हम आपके साथ स्पेशली मैक्रोज, हमारे को क्यों 10 साल का व्यू लेके आजकल इक्विटी में काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे सुपीरियर मैक्रो हो चुके हैं जो पहले कभी नहीं देखे आपने, इस पर भी अलग शो करेंगे। बट आज समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्कार।